Hello my dear students, welcome all of you to lecture number 10 of chapter 5 laws of motion। और पिछली क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड्स मैंने आपको बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आपको बताई है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ। पिछली वीडियो को बहुत एप्रिशिएट आप सभी बच्चों ने किया और अब हम स्टार्टिंग करते हैं आगे। और आज एनसीईआरटी के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे। और डाउट्स में बच्चों ने पूछा है, मैंने असाइनमेंट में दिया था, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ऐसा ही एक ट्रक एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये एक ट्रक है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो हमारे इस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी। रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था इस ट्रक ने और जब स्टार्ट हुआ तो एक्सेलरेशन रहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ट्रक आगे की तरफ मूव करना जब स्टार्ट करता है तो ये जो ब्लॉक है, आपको पता है जब रेस्ट से एक बस चलना स्टार्ट करती है तो हम सीट पर बैठे होते हैं और हम पीछे की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, वी मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसा होता है कि इस पर एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये ब्लॉक उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर कोई इस ट्रक के अंदर बैठकर देखे हुए, अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रक के अंदर बैठकर देखेगा तो ट्रक के अंदर बैठकर जो देख रहा है उसे लगेगा कि ये ब्लॉक कुछ एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो न्यूटन के लॉज तो यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस पर तो किसी ने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, फिर इसमें एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होना चाहता है। अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो जब ये एक्सेलरेट हो रहा है ट्रक आगे की तरफ तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और पीछे जाना चाहेगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक पीछे जाता इस तरह से, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा और कोई फोर्स लगाए बिना एक्सेलरेशन इसके अंदर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ की अवहेलना है और न्यूटन के सेकंड लॉ को गलत कैसे साबित होने देंगे हम। बाहर से बैठकर कोई देखता तो उसे लगता कि ये आगे की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, इस पर ऐसा कोई फोर्स तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जो न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाए रखने के लिए, न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाए रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जब ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है तो इतने ही एक्सेलरेशन से जब ए एक्सेलरेशन से ये ट्रक आगे जाना चाहता है तो उतने ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये अपनी स्टेट में रहना चाहता है। आगे जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो ये वहीं रहना चाहता है, ये वहीं रहना चाहता है अपनी पोजीशन पर, इसलिए पीछे की तरफ एक जर्क महसूस करता है। अपनी ही जगह पर बने रहने के लिए इस ब्लॉक का मास, इस पर एक फोर्स लग रहा है। ब्लॉक का मास कितना है? 40 kg इस ब्लॉक का मास है और 2 के एक्सेलरेशन से जब ये ट्रक आगे जाना चाहता है, 2 के एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक पीछे आना चाहता है, मतलब 80 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस ट्रक ने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है तो इतने ही एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को पीछे जाना चाहता है ये ब्लॉक, तो इस पर एक फोर्स लगा 80 न्यूटन का। भाई जितना एक्सेलरेशन से ट्रक आगे गया है उतना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में प्रोड्यूस होना चाहता है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी 80 न्यूटन का एक फोर्स इसे पीछे खींचना चाहता है, सुडो फोर्स कहेंगे एक तरह का इसे। और लेकिन क्या था, जब ये फोर्स इस ब्लॉक को खींचना चाहता है तो अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा भाई,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब ट्रक आगे की तरफ जाना चाहता है, इतने ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक पीछे जाना चाहता था, लेकिन इतना एक्सेलरेशन इसके अंदर हो नहीं पाएगा इस वक्त। क्यों? क्योंकि जब ये जाना चाहता था तो इस ब्लॉक और इस ट्रक के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो 2 के एक्सेलरेशन से ट्रक अगर आगे जा रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ ट्रक ये 2 के एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाता और जल्दी ही नीचे गिर जाता। वह इस तरह से हमसे पूछा गया है, इस ट्रक ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। जब इस ट्रक ने चलना स्टार्ट किया टाइम 0 पर, तब ये ब्लॉक इस एंड पॉइंट से 5 मीटर अंदर रखा गया है। जब ट्रक ने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो ये ब्लॉक धीरे धीरे खिसक रहा है पीछे की तरफ और एक टाइम पर ये नीचे गिर जाएगा। तब तक ये ट्रक कितनी आगे जा चुका होगा, ये सवाल है। तो कितनी आगे जा चुका होगा ये ट्रक, ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आंसर हम बताएंगे। पहले हम ये देखेंगे कितने टाइम बाद ये ब्लॉक गिरेगा, और ये बताने के लिए कि कितने टाइम बाद ये ब्लॉक गिरेगा, डिस्टेंस पता है भाई 5 मीटर, ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो जान पाएंगे कितने टाइम बाद ब्लॉक गिरेगा और उतने टाइम में ट्रक कितनी आगे चला गया होगा। दोनों बातें बता सकते हैं। तो मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ट्रक आगे जाना चाहेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा। 40 का मास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन और 80 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को पीछे खींचना चाहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस ब्लॉक को रोकना चाहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? इस ब्लॉक का mg, ब्लॉक का mg मतलब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और सरफेस से परपेंडिकुलर आया है रिएक्शन फोर्स पे। सरफेस के परपेंडिकुलर आया है रिएक्शन फोर्स। अगर ऐसा था भाई इस तरह से, तो R रिएक्शन तो इस वक्त mg के इक्वल है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू में R होता है, म्यू इनटू में mg लिखा जा सकता है हॉरिजॉन्टल के केस में। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15, मास 40 kg, g की वैल्यू 10 ले ली जाए, 15 4 जा 60 और फिर ये 0 भी होगी भाई, 2 0, 2 के बाद डेसिमल 60 न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया गया? 60 न्यूटन। 80 न्यूटन का एक सूडो फोर्स, 80 न्यूटन का एक सूडो फोर्स इस ब्लॉक को बाहर खींचना चाहता है और फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकना चाहता है। 80 न्यूटन का सूडो फोर्स, 60 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स कम है। एक नेट फोर्स इस ब्लॉक पर लगेगा, एक नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पर। तो एक नेट फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है और उस नेट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इसके अंदर कितना प्रोड्यूस होगा? नेट फोर्स कितना लगा? 80 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन। नेट फोर्स लिखा जा सकता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का है तो मैंने ए के साथ बी लिख दिया और बराबर है 20। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस ब्लॉक में? 20/40। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस ब्लॉक में? 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में प्रोड्यूस हुआ है। आप सभी ध्यान से समझे इस बात को कि एक्चुअली ट्रक चला है 2 के एक्सेलरेशन से, इतना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होना चाहता था, मतलब एक सूडो फोर्स लगा, 80 न्यूटन पाया गया वो सूडो फोर्स इस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अपोजिट में फ्रिक्शन भी है, वो 60 न्यूटन पाया गया। एक नेट फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा और ये ब्लॉक जाएगा 5 मीटर का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू किसके? इस ट्रक के। यानी ये 5 मीटर इसके सरफेस पे अगर इसने ट्रेवल कर लिया तो ये ब्लॉक गिर जाएगा। साइज को नेगलेक्ट करके चलिए, पॉइंट मानिए इसको। 5 मीटर इस ब्लॉक ने अगर ट्रेवल कर लिया तो ये गिर जाएगा। तो भाई इस ब्लॉक ने
नीचे गिरने में कितना टाइम लिया, कितने टाइम में ये ब्लॉक जो था वो गिर जाएगा, ये जानना था मुझे। जब ट्रक ने चलना स्टार्ट किया तो ब्लॉक भी रेस्ट पर था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी फॉर वुडन ब्लॉक। ये जो ब्लॉक गिवन है, इस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला लगाया जाए, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 आया, टाइम जानना है। और भाई ये 2 इसको 10 बनाएगा, डिवाइड में 0.5 आएगा और t का स्क्वायर होगा भाई। और भाई 5 ये डेसिमल 100 हो जाएगा, t का स्क्वायर आया 20, t बराबर आया अंडर रूट में 20 सेकंड भाई। तो अंडर रूट में 20 सेकंड, इतने टाइम के बाद ये ब्लॉक 5 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, यानी ये नीचे गिरने की कंडीशन में आ गया होगा। तो इतने ही टाइम में इस ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये हमें बताना था। फॉर ट्रक भाई, ट्रक के लिए इक्वेशन लगा दीजिए, फॉर ट्रक के लिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0 थी, एक्सेलरेशन ट्रक के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और अंडर रूट 20 फिर इसका स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, रूट 20 का स्क्वायर 20, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है 20 मीटर का डिस्टेंस आया है। स्टार्ट होने के 20 मीटर बाद, यानी ये ट्रक जो था ये 20 मीटर आगे गया होगा, तब तक ये ब्लॉक स्लिप होते 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 नीचे गिर चुका होगा भाई। तो जब तक स्टार्ट, पहले ये ब्लॉक रेस्ट पर था, 5 मीटर अंदर रखा हुआ था, ट्रक रेस्ट पर था, ट्रक ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया। इसके अंदर जो ये चीज रखी हुई है, ये पीछे खिसकना चाहेगी, पीछे जाना चाहेगी, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी कोशिश भी कर रहा है रोकने की। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता इससे, तो फ्रिक्शन फोर्स इसे नहीं गिरने देता भाई, रोक लेता, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कम था, ये सूडो फोर्स ज्यादा था, नेट फोर्स बाहर लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर, नेट फोर्स से एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कितनी देर में नीचे गिरेगा, रूट 20 सेकंड आई, उतनी देर में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 मीटर सोल्व कर कर आया हमारे पास इस तरह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये बात क्लियर हो कि कितनी देर बाद ये गिरेगा, कैसे हमने फाइंड आउट किया, कैसे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ा इसके अंदर। तो इस तरह से ये बात आपको क्लियर रहेगी। असाइनमेंट में एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, असाइनमेंट में एनसीईआरटी का एक और न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप ध्यान से देखिएगा इस बात को। ये कहा गया अ डिस्क रिवॉल्व विद द स्पीड ऑफ 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। एक डिस्क रिवॉल्व कर रही है 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। एक मिनट में इतने बार राउंड लगा रही है एक डिस्क है आपके पास भाई। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो एक डिस्क कंसीडर करी जाए अगर इस तरह से, तो एक डिस्क को कंसीडर किया जाए इस तरह का, तो इस तरह की एक डिस्क है आपके सामने, एक डिस्क है भाई इस तरह से। तो ये डिस्क है, जैसे डीवीडी प्लेयर के अंदर डीवीडी घूमती है ना, बिल्कुल वैसी ही है। आप ये मान लीजिए वो डीवीडी घूम रही है इस तरह से। आप कंप्यूटर के सीपीयू में या लैपटॉप में एक सीडी, फ्लॉपी या डीवीडी, सॉरी फ्लॉपी नहीं, फ्लॉपी कुछ अलग टाइप से वर्क करती है शायद, तो सीडी डीवीडी आपने डाली है तो वो अंदर जाकर रोटेट करती है, बिल्कुल जैसे फैन रोटेट कर रहा है। जैसे सबसे बढ़िया भाई, हर किसी ने देखा होगा, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है भाई। तो वो सुदर्शन चक्र एक ही जगह पर एक डिस्क है एक तरह की घूम रही है, और आप कुछ भी गलत ना करें भाई, वो निकल कर भी आ सकता है। तो आप ये ध्यान देंगे कि भाई बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह ये घूम रही है, ये सुदर्शन चक्र की तरह घूम रही है भाई इस तरह से, और ये एक डिस्क थी भाई इस तरह से। तो ये एक डिस्क है,
और ये बिल्कुल घूम रही है इस तरह से। जब ये रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा, हम 7वें चैप्टर में और डिटेल्स जानेंगे इसकी इस तरह से। तो ये एक डिस्क है और ये गोल 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 घूम रही है भाई, गोल गोल घूम रही है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने राउंड लगाए, एक सेकंड में कितने गोल चक्कर लगाए, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हमें 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन मतलब राउंड में, तो 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट कहा गया है भाई। ये मल्टीप्लाई करूं 99 + 1, तो ये एक्चुअल में 100/3 लिखा जा सकता था, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको, तो भाई फ्रीक्वेंसी न्यू सिंबल होता है 100/3 राउंड्स, मतलब 100/3 टाइम्स ये 360 डिग्री का एक राउंड हो गया। तो एक सेकंड में 100 मिनट में 100/3 लगा रही है, तो 100/3 रिवॉल्यूशन था। और भाई मिनट को 60 सेकंड लिख दूं तो ये आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, ये आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, यानी पर सेकंड बन गया। अब ये 60 से डिवाइड करने पर एक सेकंड में कितने राउंड लगाए जा रहे हैं, ये वो आ गया है सोल्व कर करके। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 5/9 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा नाम की टर्म होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/T भी होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल, एक पूरा गोल राउंड कंप्लीट करने में लिया गया टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल तो फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैं बता दूंगा आपको अभी क्यों किया मैंने से 2π, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5/9 पुट करूं तो 5 2 जा 10π/9, और रेडियन पर सेकंड बन गई है। अब इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड बन गई है। ये मैंने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंगुलर वेलोसिटी कहिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए, इसको ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूं। तो ये डिस्क रोटेट कर रही है, कुछ ओमेगा इसकी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब एंगुलर स्पीड है एक तरह से। और इसका डिस्क का रेडियस आपको गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन था, और इस पर 2 कॉइंस रखे गए हैं। इस तरह से कॉइंस रखे गए हैं। एक इसके ऊपर कॉइन जो रखा गया है वो 4 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और एक कॉइन है जो 14 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो इस डिस्क के ऊपर 5 रुपए का, 1 रुपए का कोई कॉइन रख दिया गया है। 2 कॉइन्स रखे गए हैं सेम मास के। एक ऐसा कॉइन है जो 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया है सेंटर से, और एक ऐसा है जो 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है सेंटर से। ये कॉइन्स जो रखे गए हैं इस डिस्क के साथ घूमेंगे, यानी सर्कल में घूमेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, प्रीवियस क्लास में भी यूज किया था भाई। मैंने चौथे चैप्टर के लास्ट में बताया है v वेलोसिटी को ओमेगा इनटू में r लिखा जा सकता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, r रेडियस है। आपको पता है इस डिस्क पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी ओमेगा सेम है, लेकिन सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि v = ओमेगा r होता है, r अलग अलग है। और भाई इसे सोल्व किया जाए तो m ओमेगा स्क्वायर, r का स्क्वायर नीचे वाले एक r से r कटेगा, इतना सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी तो पढ़ा था आपने,
कोई सर्कल में रिवॉल्व करता है तो बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। mv²/r फॉर्मूला है, ओमेगा की टर्म्स में m ओमेगा स्क्वायर r लिखा जा सकता है। ये सेंट्रीफ्यूगल अगर लगेगा तो इस कॉइन का mg, इस कॉइन का mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो डिस्क है वो डिस्क इसको क्या देगी, रिएक्शन फोर्स देगी। और भाई जब ये कॉइन को बाहर खींचेगा सेंट्रीफ्यूगल, तो इस कॉइन और सरफेस, कॉइन और डिस्क के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहली बात ये समझिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक कॉइन मैंने इस डिस्क के ऊपर रख दिया है, ये कॉइन, ये डिस्क रोटेट कर रही है इस तरह से। एक कॉइन को अगर मैंने इस डिस्क पर रख दिया है, तो एक कॉइन को इस डिस्क पर रख दिया गया अगर मान लीजिए, तो वेट इस कॉइन का होगा mg, सरफेस से परपेंडिकुलर मिलेगा रिएक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सर्कल में जब घूमेगी ये तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा और फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगकर इन दोनों के बीच में वो इसे बाहर जाने से रोकना चाहेगा। फ्रिक्शन आपको तो पता है, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये फोर्स कॉइन को बाहर खींचना चाहता है, तो जो डिस्क है वो इस कॉइन को बाहर जाने से रोकेगी, फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा। तो हमें ये बताना है दो कॉइन्स, एक 4 सेंटीमीटर पे रखा है मैंने और एक 14 सेंटीमीटर पे रखा है मैंने। इस डिस्क का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। इस डिस्क का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो सॉरी, ऐसा नहीं था, ये कोई भी डिस्क है, इसके रेडियस की कोई खास बात नहीं थी, सॉरी, इसके ये कोई भी रेडियस हो सकता है, ये तो एक सरफेस है बस। ये एक बड़ी सी डिस्क है, इस बड़ी सी डिस्क पर 4 सेंटीमीटर पर एक कॉइन रख दिया है और एक 14 सेंटीमीटर पर एक कॉइन रख दिया गया है। अब ये पूछा गया है कौन सा कॉइन ऐसा है जिसमें जो डिस्क के साथ घूमता रहेगा और कौन सा कॉइन ऐसा है जो गिर जाएगा नीचे। भाई तो पहली बात कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r। दोनों कॉइन्स सेम है, तो दोनों कॉइन्स का मास क्या है, सेम, ग्रेविटी सेम, रिएक्शन सेम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 गिवन है, यानी दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। दोनों कॉइन्स पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन रेडियस अलग होने के कारण देखिएगा m, दोनों का मास सेम है, ओमेगा, दोनों की ओमेगा भी सेम है, डिस्क के ऊपर रखूंगा तो डिस्क के साथ घूमेंगे, लेकिन रेडियस 14 सेंटीमीटर है एक का 4। जिसका 14 सेंटीमीटर है रेडियस, उस पर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा लगेगा। भाई r दिख रहा है अभी आपको यहाँ पर, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उस पर, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगेगा अगर मान लीजिए, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अगर उस पर मान लीजिए, तो फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज्यादा हो गया तो ये कॉइन बाहर जाएगा, जैसे गाड़ी स्किड कर रही थी, ये कॉइन स्किड कर कर गिर जाएगा। जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो बैलेंस रहेगा, वो साथ साथ घूमेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो हमें यही जानना है कि कौन सा है। ओमेगा की वैल्यू 10 π/9 आई है, याद रखिएगा। क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन क्या है, अगर if coin rotates with the disk, अगर मान लीजिए ये कॉइन जो है, ये जो सिक्का है, ये अगर डिस्क के साथ साथ घूम रहा है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा है या एटलीस्ट बराबर जरूर है। फ्रिक्शन फोर्स या तो ज्यादा है या एटलीस्ट इक्वल हो गया है m²r के mv²/r के, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू में r लिखा जा सकता है। इस केस में हमेशा यही होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, म्यू mg के इक्वल लिखा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, मास से मास कैंसिल हो गया, r रेडियस जो है यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन इस तरफ है, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में आएगा,
म्यू इंटू में जी के डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर आया। आर लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए म्यू इंटू में जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर के। आर लेस देन और इक्वल टू म्यू की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 ले ली जाए, ओमेगा की वैल्यू अभी 10 पाई अपॉन में 9 आई थी, उसका स्क्वायर है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर आपको आर लेस देन ये सॉल्व कर 12 सेंटीमीटर आया, मतलब 0.12 मीटर आया है। 0.12 मीटर आया है ये सारा सॉल्व कर मतलब 12 सेंटीमीटर लिख दूं, यानी जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर से कम है। भाई फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लगाई तो लास्ट में आया कि आर लेस देन हो या इक्वल हो किसके, 12 सेंटीमीटर के। 12 सेंटीमीटर तक जो रखा हुआ है उस कॉइल का सेंट्रीफ्यूगल जो है वो फ्रिक्शन से बराबर है, और अंदर है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल कम है, बैलेंस रहेगा। लेकिन 12 सेंटीमीटर के बाद अगर रखा हुआ है कोई तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से और वो गिर जाएगा। तो ये पूछा था इन दोनों में कौन सा रुकेगा। 4 सेंटीमीटर पर जो रखा हुआ है वो तो कॉइन टिका रहेगा और साथ साथ घूमेगा, और 14 सेंटीमीटर पे जो रखा गया है वो गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से आपको क्लियर रहे कि पूछा गया था एक डिस्क है, उस डिस्क पर 2 कॉइन्स रखे गए हैं और इन दोनों कॉइन्स में से कौन सा कॉइन नीचे गिर जाएगा, कौन सा साथ साथ घूमेगा अगर फ्रिक्शन है और कुछ फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा था। भाई एक और एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। और भाई इस तरह से ये ड्रम है, तो एक ड्रम है इस तरह से। कभी आप मेले में जाएंगे ना, कभी अगर आपने किसी मेले में जाकर क्या देखा होगा, एक डेथ वेल देखा होगा। डेथ वेल होता है जिसे मौत का कुआं कहते हैं, जिसमें स्टंट करने वाले वो कलाकार क्या करते हैं, दीवार पर बाइक चलाकर दिखाते हैं आपको या गाड़ी चलाकर भी दिखाते हैं। थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है वो डेथ वेल तो थोड़ा सा इस तरह का रहता है। आपने मूवीज में देखा होगा, अगर आपने हकीकत में नहीं देखा है तो आपने किसी मूवी में देखा होगा, या एक बॉल बन जाती है फुटबॉल सी, इस तरह की फुटबॉल सी की बॉल बन जाती है और ये बिल्कुल नेटवर्क बना होता है, जाल सा बना हुआ होता है इस तरह से। जैसे 10वीं क्लास में बकमिंस्टर फुलरिंग यानी कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में बात करूं मैं तो कार्बन के एलोट्रोप्स में डायमंड, ग्रेफाइट और C60 एटम्स का एक मॉलिक्यूल कार्बन का एलोट्रोप बकमिंस्टर फुलरिंग बोला जाता था, वो होता है। तो बिल्कुल उस तरह की एक क्या होती है भाई, स्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर बाइक चलाता है बहुत टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से, ऐसे भी चला जाता है, ऊपर गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं भाई, हम जान पाएंगे इस बारे में। तो ये ऐसा होता है, या फिर ये डेथ वेल आपने देखा होगा कहाँ पर, अगर अनिल कपूर की मूवी आपने देखी है, अनिल कपूर एंड माय फेवरेट माधुरी दीक्षित भाई, तो माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की बेटा मूवी के अंदर हीरो हीरोइन को हर बार बचाने जाता है, हिंदी फिल्मों की कहानी आपको पता है। तो उस वक्त बिल्कुल झगड़ा होता है विलन के साथ हीरो का यानी अनिल कपूर का, और डेथ वेल के अंदर वो बाइक घूमती हुई दिखाते हैं इस तरह से। तो वो डेथ वेल होता है, बाइक्स कार के स्टंट उसमें दिखाते हैं कि दीवार पर चलाकर दिखा देते हैं। भाई हमने आजकल तो हॉरिजॉन्टल पे सड़कों पे चलती तो देखी थी, दीवार पर कैसे चल जाती है पहली बात। भाई ये इस तरह का सिलेंड्रिकल ड्रम हमें बताया गया है, और अभी तो नीचे बेस है मान लीजिए,
आप लास्ट में ड्रॉ करना इस डायग्राम को। अभी बेस है, मान लीजिए यहाँ बेस था, तो इस बेस में ये बड़ा सा एक ड्रम है और इस ड्रम के अंदर 70 केजी का, इसके अंदर 70 केजी का एक आदमी खड़ा है इस तरह से। तो 70 केजी का एक पर्सन इसमें इस तरह से चिपक के खड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके। तो ऐसे बिल्कुल चिपक के, ऐसे समझिए जैसे कि एक कोई इंसेक्ट है, कान खजूरा है और गिलास के अंदर चल रहा है। तो एक गिलास है आपके पास और कोई इंसेक्ट उसकी सरफेस पर टच कर चिपका हुआ है इस तरह से। ये मैन फिलहाल एक जगह पर स्टैंड कर रहा है, यानी इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये जो बेस है, ये बेस इसका ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा होगा। लेकिन मैं इस बेस को थोड़ी देर में हटा दूंगा और मैं चाहता हूं कि ये आदमी नीचे भी ना गिरे भाई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें? भाई बेस हटा दूंगा तो आदमी तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इसका वेट mg नीचे की तरफ इसे पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा है। गिरना तो था भाई, लेकिन क्या करेंगे एक्चुअल में हम एक्चुअल में क्या करेंगे? अगर ये ड्रम एक जगह ठहरा हुआ है, रेस्ट पर है, फिर तो भाई नीचे से अगर बेस हटा दिया ना आपने, ये आदमी पक्का नीचे गिरेगा। लेकिन क्या है कि मैं इसको क्या करूंगा, इस ड्रम को रोटेट कराऊंगा भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये ड्रम क्या करेगा, अपनी जगह पर ऐसे घूमेगा जैसे हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, लट्टू की तरह घूमेगा इस तरह से एक ही जगह पर। भाई अगर ये घूमेगा तो भाई इसका सिलेंडर का रेडियस है कुछ r, इस सिलेंडर का r रेडियस है मान लीजिए। तो फिर r रेडियस है अगर इसका, फिर तो ये जो मैन है, ये मैन भी घूमेगा इस तरह से, ये मैन भी गोल गोल घूमेगा। तो इस मैन पर बाहर की तरफ क्या लगेगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, mv²/r, या भी अभी फॉर्मूला बताया, v को ओमेगा r लिख दूं तो m ओमेगा स्क्वायर इनटू में r, m ओमेगा स्क्वायर इनटू में r सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। जब ये आदमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दीवार की तरफ ऐसे चिपक जाएगा, मतलब इस ड्रम की वॉल पर फोर्स लगेगा। भाई मैं बिल्कुल, आप झूला झूलते हैं ना कभी आप अगर ऐसा झूला झूले हैं जो हॉरिजॉन्टली होता है यूं और यूं घूमता है इस तरह से, हम उस पर बैठते हैं, जब वो चलता है तो बिल्कुल हम ऐसे साइड में चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। उस झूले में हमारी गर्दन भी पेन करती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी यूं बाहर, सेंटर से बाहर की तरफ जाना चाहती है। हम अपनी गर्दन को सीधे रखने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और इसलिए गर्दन भी पेन करती है झूले से उतरने के बाद भी इस तरह से। तो अगर एक झूमर है और वो घूमेगा तो उसकी जो झालर है एक तरह से, जो चेन है, वो फैल जाएंगी साइड में। सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है भाई। अगर एक झूमर है इस तरह से, छतरी है, छाता घुमाओगे ना अगर आपका छाता बहुत सुंदर है, आपको बहुत शौक है, अगर आपने अपने छाते में, या फिर जब किसी की शादी में आप जाएंगे और घुड़चड़ी में बैंड वाले होते हैं ना, वो बैंड वाले लाइट पकड़ कर रखते हैं इस तरह से, और उसमें ये सजावट के लिए लगे होते हैं। और अगर मैं इस छाते को गोल गोल घुमाने लगूं तो इसकी ये जो चीजें हैं ये घूमती रहेंगी और ऐसे साइड में चली जाएंगी इस तरह से। जितना तेज घुमाओगे उतनी ऐसे हो जाएंगी, अदरवाइज यूं होकर घूमने लगेंगी भाई इस तरह से, क्योंकि ये गोल्स, ये एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल ये बाहर खींचता है इस तरह से। तो ये मैन जो है ना, इस पर भी सेंट्रीफ्यूगल लगता है। सेंट्रीफ्यूगल इस मैन को बाहर की तरफ खींचेगा और इसलिए इस सरफेस पर ये फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा। जब इस सरफेस पर ये फोर्स लगाएगा, सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स लगाएगा भाई, आर रिएक्शन फोर्स कहते थे हम।
मैंने n से डिनोट कर दिया रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से। ये घूमेगा जब ये ड्रम नहीं घूम रहा तो इसका वेट कितना है भाई mg। सरफेस से रिएक्शन मिल रहा होगा, उसे मैं अभी डिनोट नहीं कर रहा क्योंकि उसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देखना एक बार। जब ये ड्रम रोटेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, तो ये जो ड्रम की दीवार है, वॉल है, ये रिएक्शन फोर्स लगाएंगी। ऐसे मैन पर रिएक्शन फोर्स लगाया इस तरह से। रिएक्शन फोर्स अगर लग रहा है, अब मैं घूम रहा था ये, और इसके घूमते 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 ड्रम हटा दिया मैंने नीचे से भाई, नीचे से ओपन कर दिया है इसको भाई मैंने, खुला है नीचे से। अगर ये नीचे से खुला है तो भाई इस मैन का जो वेट है mg, वो तो इस मैन को नीचे खींचेगा भाई। ये मैन नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये मैन इस सरफेस के साथ टच में है तो इस पर ऊपर की तरफ एक क्या लगेगा, फ्रिक्शन है। इस ड्रम की वॉल्स के बीच में और इस मैन के क्लोथ्स कपड़े पहने हुए इसने, क्लोथ्स में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू में आर, म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। और भाई जब इस मैन और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की बात हो रही है तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसके इक्वल होगा इस तरह से। तो F इज इक्वल टू म्यू इनटू में n एक फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स mg से बड़ा है या mg के इक्वल है, ये आदमी बैलेंस्ड रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। और अगर कम हो गया फ्रिक्शन, मतलब ये ज्यादा हुआ mg, तो ये गिर जाएगा। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर। n नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पर। सेंट्रीफ्यूगल किस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पर। ओमेगा किसकी है, ड्रम की। और यही सवाल है कि कितनी ओमेगा से इस ड्रम को रोटेट करना चाहिए कम से कम, कि ये आदमी नीचे ना गिरे भाई इस तरह से। तो डेथ वेल के अंदर बाइक चलाई जा रही है, कार चलाई जा रही है, इसी पर्पस पर चलाई जा रही है भाई। कार को नीचे स्लोली लाएगा, इंक्लाइंड सरफेस होगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा वे इंक्लाइंड सरफेस और प्लेन होता जाएगा और दीवार पर चलेगी एक टाइम पर। जब दीवार पर कार को चला रहा है ऐसे डेथ वेल में, तो बहुत फास्ट चलती है। क्यों? क्योंकि तेज चलाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगा, एंड रिएक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा भाई। कम स्पीड पर, कम 10-20 की स्पीड पर दीवार पर थोड़ी चलाएगा वो, ऐसे तो गिर जाएगी भाई, गिर जाएगी, फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा mg को। तो बहुत तेज चलाता है बाइक को इस तरह से, स्लो करता है तो नीचे ले आता है धीरे धीरे और ग्राउंड पर ले आता है इस तरह से। तो हमें ये बताना था कि ओमेगा कितनी हो कि ये 70 kg का मैन नीचे ना गिरे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.15 है। इस मैन के और इस ड्रम के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.15 है। इस मैन का मास 70 kg था, g की वैल्यू 9.8 या 10 ले लीजिए आप, और सॉल्व कर कर मुझे बताएंगे। मैं आपको रेडियस और बता दूं, इसका 3 मीटर का इसका रेडियस है। रेडियस इस ड्रम का 3 मीटर है। तो भाई ये गिरे ना, इसके लिए फ्रिक्शन को बड़ा होना चाहिए किससे, mg से, या कम से कम इक्वल तो जरूर होना चाहिए। फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए mg से, तब ये मैन नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि नीचे से ड्रम मैंने हटा दिया है। और फ्रिक्शन तो म्यू इनटू में n है और mg है, क्योंकि रिएक्शन तो m ओमेगा स्क्वायर r है, सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल है n, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। मास से मास कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो, g के डिवाइड में म्यू चला गया, r चला गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो, n अंडर रूट में g अपॉन में म्यू इनटू में r। g की वैल्यू 9.8, म्यू की वैल्यू 0.15 और रेडियस की वैल्यू 3 मीटर पुट कर कर आप ओमेगा की एक वैल्यू फाइंड आउट करिए। रेडियन पर सेकंड में आई कि कम से कम
इतनी फ्रीक्वेंसी से तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी से ये घूमनी चाहिए, तब ये फ्रिक्शन बैलेंस कर पाएगा। इससे ज़्यादा होगी तो और सेफ रहेगा, बट इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, mg नीचे खींच लेगा, ऐसे गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो ये केस आपको क्लियर हो। इस क्वेश्चन में इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी कि ये ड्रम ऑलरेडी घूम रहा था कुछ स्पीड से, हो सकता है वो इतनी ना हो कि इसे बैलेंस कर सके, तो उस फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं इस केस में। हमें वो फ्रीक्वेंसी बतानी है जिससे ये घूमना चाहिए ताकि ये बैलेंस रहे। तो उसकी अभी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और बाकी इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं भाई, जो आपका दिमाग बहुत यूटिलाइज कराएंगे, आपकी स्किल्स बढ़ने लगेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आप फिजिक्स में परिपक्व होने लगेंगे, बहुत अच्छे होने लगेंगे, इंटरेस्टिंग होने लगेगी फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में गाइस चैप्टर 5 को समाप्त किया गया है। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन हम छठे चैप्टर में रखेंगे, क्योंकि वहां और अच्छे से वो आपको समझ में आने वाला है। और 5वें चैप्टर से सारी बातें खत्म। फ्रिक्शन की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नोट्स में आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, आप पढ़ पाएंगे वहां से। मैं अगले लेक्चर में आपके लिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आऊंगा वेक्टर्स का, क्योंकि अब आगे के चैप्टर्स में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का काम होगा। तो चौथे चैप्टर की शुरुआत में मैंने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, अब मैं वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा आपको, और कैसे क्वेश्चन होंगे सब कुछ लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में, और चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे उसी के साथ में। थैंक्स गाइस।